विशेष ओकेजन है। आज गुरु पूर्णिमा है। तो आप सब जिनसे हम लोगों ने एक भी शब्द सीखा, डॉक्टर जगन्नाथ ग्रोवर सर, जिनसे मैंने ये सीखा कि पंचुअलिटी क्या होती है, टाइम क्या होता है। तो ऐसा नहीं कि नॉलेज भर, दूसरे मोरल शिक्षाएं भी जिनसे मैंने प्राप्त की हैं अपनी लाइफ में, उन सबको गुरु पूर्णिमा के दिवस पर मेरी तरफ से सादर प्रणाम। बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनसे भी मुझे सीखने को मिलता है, तो उन सबको मैं गुरु मानते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। हमारा ग्रुप तो हमारे लिए है ही। मैं तो हमारे हमारे ग्रुप को मेरा मदर ग्रुप बोलता हूँ, जहां से मैंने एज ए माइंड प्रैक्टिशनर अपनी लाइफ चालू की, जहां से मैंने सीखा, जहां से मेरा जन्म हुआ एज ए माइंड मेथड होम्योपैथ के रूप में। और ये मेरी कर्म भूमि है, ओरिजिन। तो दोनों को प्रणाम, और आप सब गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं आज की क्लास के लिए मेरे एक और गुरु भाई हारून भाई को प्रणाम करते हुए आज की क्लास चालू करने की प्रार्थना करता हूँ। वेलकम हारून भाई। हाँ ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अभी समय कम है, इसलिए ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं। केस में पहले बोल देता हूँ। मैं पढ़ ही देता हूँ। दिस इज द केस ऑफ ए 36-year infertile female since 13 year of marriage. She had menstrual irregularity. 13 साल हो गए थे शादी के, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का प्रॉब्लम तो था ही। हस्बैंड का जनरली जब भी हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कराते हैं तो हस्बैंड का वेरी फर्स्ट यही एथिक्स है। अगर कोई फीमेल की ट्रीटमेंट करता है आवाज और सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रही? ऐसा बोल दीजिए जी, ठीक। रही है सर, आ रही है। आ रही है। तो जब भी कोई, एक मिनट में इसको माइक को करीब कर लूं। माइक करीब न होने की वजह से, हाँ, जब भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हम करते हैं तो एक इथिक्स है किसी भी डॉक्टर का, नॉट पर्टेनिंग टू ओनली होम्योपैथी। लेकिन अगर आपने स्पर्म काउंट मेल के नहीं करवाए और डायरेक्ट ही फीमेल की ट्रीटमेंट चालू कर दी तो सबसे बड़े बेवकूफ डॉक्टर साबित होंगे हम। और अगर वो पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास चला गया तो हमारी बेवकूफ़ी के चर्चे होंगे। यानी ये इथिक्स है कि पहले मेल के स्पर्म काउंट्स कराए जाए। तो पेशेंट के हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स बहुत ही परफेक्ट है। अब पेशेंट को जो पूछा गया, हैव यू टेकन एनी ट्रीटमेंट फॉर, आपने कभी दवाई ली इसके लिए? पेशेंट ने कहा कि जी 2-3 साल के बाद, इनिशियली अपना शादी के 2-3 साल के बाद गायने के पास गए और डीएनसी करवाया और हार्मोनल ट्रीटमेंट्स ली। लेकिन हार्मोन जो ट्रीटमेंट थी पेशेंट को परेशान कर रही थी, हार्मोनल ट्रीटमेंट जो हार्मोनल टैबलेट्स जो देते हैं, तो उसने छोड़ दिया। फिर मैंने पूछा आपने क्या किया? तो बोला कुछ भी नहीं खास, लेकिन होम रेमेडीज वगैरह सब। तो मैंने पूछा होम रेमेडीज मतलब क्या? तो यहाँ पे हमें स्टूपिड बनना है ना, होम कोई भी सवाल पूछते वक्त। शंकरन साहब कहते हैं ना, बी स्टूपिड व्हेन यू टेक द केस। जैसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हर एक का जो बोलने का तरीका, जो जो वोकेबुलरी का इस्तेमाल है ना, उसका मीनिंग उसकी तरफ से अलग अलग होता है। तो होम रेमेडीज हम जानते हैं कि दिमाग में आ जाता है कि हल्दी, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन पेशेंट किसको होम रेमेडी कह रहा है वो जानना जरूरी है। तो होम रेमेडीज मतलब तो बोले जो भी कोई कहता है वो ले लेते हैं।
हस्बैंड ने कहा, पेशेंट के हस्बैंड ने कहा कि जो थमाता है वो ले लेती है। यानी किसी ने कोई फूल दिया, किसी ने कोई ये दिया, किसी ने वो दिया, ये करो वो करो, अपने अपने टुचके, जिसको तो गुजराती में टुचका कहते हैं, तो कुछ भी पेशेंट कर लेते थे। एग्जाम्पल दिया उसने कि मक्का से कोई एक फ्रूट लाया, तो ऐसा कुछ था फ्रूट, बोले इनफर्टिलिटी के लिए ये बहुत ही मुफीद है और उसे खाओ, तो वो भी खा लिया। अब क्या है क्या नहीं कुछ भी सोचा नहीं, पेशेंट ने खा लिया। उसके बाद हाँ, कोई पढ़ने को बोलता कि भाई ये वजीफा पढ़ो, यानी ये मंत्र पढ़ो, इसका जाप करो, तो वो करने लगती। कुरान में से कुछ आयतें बताई जाती कि ये पढ़ो, तो वो करने लगती। और उससे जब कहा जाता कि यार ये सब मत पढ़ो झमेले में, तो वो बोलती कि यार अल्लाह किसी भी चीज से सक्सेस दे सकता है। इट इज पॉसिबल दैट अल्लाह मे गिव मी सक्सेस थ्रू एनीथिंग। यानी हो सकता है कि फ्रूट से, वो जो मक्का का फ्रूट से, उससे भी मुझे शिफा मिल जाए, किसी ने फूल दिया हो सकता है उससे भी मिल जाए, किसी ने मंत्र जाप दिया हो सकता है उससे भी, किसी ने ये कहा किसी ने वो कहा। तो उसका फेद क्या था कि यार हर चीज को अपनाओ, किसी भी चीज में शिफा हो सकती है। तो भाई थोड़ा सा कैमरा इस तरफ करो ना, कैमरे में आपका पिक्चर वो आ रहा है। क्या? कुछ कैमरे के सामने है क्या कुछ, एक बार कैमरा साफ करो। नहीं, कैमरा तो मेरा कंप्लीट है यार। ये थोड़ा सा और आपका ब्लरिंग आ रहा अ, है। हाँ एक तरफ क्लियर है सर, क्लियर है क्लियर यार, है। मेरे यहाँ तो क्लियर है। हाँ, आपका चलो नेट का चलो, मसला होगा। प्लीज कंटिन्यू। तो ये केस था। अब उसके एनालिसिस पे आते हैं। यानी एनालिसिस तो कर दिया गया है, हमें सिर्फ कुछ बातें करनी है बेलाडोना के बारे में। तो ये जो रूब्रिक मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, एग्जैक्ट वर्ड के साथ पढ़ते हैं हम। डेलीरियम गेदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राइज टू, यानी एक डेलीरियस स्टेट में है। अब ये डेलीरियस स्टेट ही है ना, ये दिया ये दिया वो दिया, किसी से भी कुछ हो सकता है। तो एक तरह का डेलीरियम है, डिरेल हो गया माइंड उसका। ट्राइज टू गेदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वॉल, ट्राइज टू गेदर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द वॉल, दीवार से चीजें, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाए। ट्राइज टू गेदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वॉल, दीवार से चीजें, ऑब्जेक्ट्स जमा करता है, जमा करने की कोशिश करता है, ये इसका मीनिंग है। अब इसका क्या मतलब है कि दीवार क्या चीज है, दीवार क्या चीज है? दीवार कुछ भी है, दीवार पे कुछ भी होता है। उस पे तो वॉल लिजार्ड भी होती है, उस पे तो धब्बे भी होते हैं, उस पे तो कुछ ऐड भी होता है, कुछ चिपका भी होता है, उस पे सर्टिफिकेट भी टिंगे होते हैं, उस पे फोटोग्राफ भी टिंगे हुए होते हैं। हर चीज दीवार पे टिंगी हुई होती है। दीवार पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दीवार पे हो सकता है। पहले अभी सोशल मीडिया नहीं था, तो सारी एड्स का जो प्लेस था वो दीवारें थी। आज भी दीवारों का यूज किया, कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक। किसी का माइक चालू है शायद। हाँ, साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक कुछ भी हो सकता है। इथिकल नॉन इथिकल सुपरस्टिशियस चीजें कुछ भी हो सकता है। जैसे फेसबुक के लिए वॉल यूज किया, फेसबुक वॉल यूज किया जाता है ना, फेसबुक हम देखते हैं, तो कुछ भी होता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। वो इथिकल भी होता है, नॉन इथिकल भी होता है। और हमारे यहाँ जैसे सहगल साहब ने
बिल्कुल सही कहा था कि समाज के 40% लोग बेलाडोना है या बेलाडोना स्टेज से गुजरते हैं। तो सही बात है, आजकल हम देखते हैं किसी के भी वॉल पर से कुछ भी उठा लिया कि सही है मान के ठोक दिया दूसरे की वॉल पे या फैला दिया, टटोला नहीं है हमने। और आजकल अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइज भी आती है ना करोड़पति की, 2000 के नोट वाली। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि पहले टटोलो। तो हाँ, यही इसका मीनिंग है कि कुछ भी ले लेता है। किसी ने सामने रख दिया कि भाई ये लो, वो ले लिया। किसी ने कहा कि ये करो, वो कर दिया। किसी ने कहा तुम ये करो, तो वो कर दिया। उसमें उसका इंटेंस क्या होता है कि किसी में भी मुझे मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाए, किसी में भी मुझे अपना मिशन मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ये उसका इंटेंशन होता है गेदर ऑब्जेक्ट्स का, यानी कुछ भी ले लो, इसमें से कुछ भी निकल जाएगा। शायद कोई अलाउद्दीन का चिराग निकल जाए और मेरा काम हो जाए। तो ये इतना एम्बिशन डिसीव जो उसकी होती है प्रेगनेंसी की, ये सब रूब्रिक्स है, इनफर्टिलिटी में काफी काम आते हैं। जरूरी नहीं कि सारे इनफर्टिलिटी के केसेस इसी से सॉल्व हो गए। एक इनफर्टिलिटी का केस मैंने बहुत पहले शेयर किया था, जो गजल गुलाम अली साहब की गजल के फीलिंग से मैंने उसको निकाला था, कभी शेयर करेंगे। तो पेशेंट जो है उसको कहीं से भी कुछ भी ले लेता है, कोई लाके कुछ भी दे दिया। क्रेडुलस में भी यही बात है कि जो कहा वो किया। लेकिन डेलीरियम जो स्टेज है उसमें क्या होता है, उसने क्या बोला कि मुझे किसी भी चीज में से अल्लाह ने शिफा रखी होती है। अल्लाह ने शिफा रखी है तो उसमें बता भी दी है हमको कि किन किन चीजों में शिफा है। तो हमको नॉलेज भी दिया है खुदा ने कि भाई आपके सामने डॉक्टर्स रख दिए हैं, आपके सामने एलोपैथी है, होम्योपैथी है, होम रेमेडीज है, ऑथेंटिक होम रेमेडीज। अब जो भी आया, जो भी अंगूठा छाप लेके आया कि फिर इससे ये चीज नहीं, लेकिन ऑथेंटिक होम रेमेडीज भी है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सारी चीजें रख दी। और उसका नॉलेज भी अल्लाह ने हमको दे दिया कि भाई शिफा के लिए ये है। अब कुछ भी ले लो तो ये डिलीरियस स्टेट है। अगर पेशेंट जाता है होम्योपैथी में गया, एलोपैथी में गया, यहाँ गया वहां गया, तब तो बात ठीक थी। ये डिलीरियस स्टेज नहीं था उसका कि भाई चलो इधर से नहीं तो इधर, इधर से नहीं तो इधर। लेकिन ये तो कुछ भी ले लिया, पत्थर ले लिया, मट्टी ले ली, कुछ भी ले लिया। तो ये डिलीरियस स्टेट है कि किसी में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। तो ये इस का मीनिंग था। साथ में सुपरस्टिशियस लिया, किसी बात को मान लेता है। इसमें और सारे रूब्रिक्स आ सकते थे, क्रेडुलस और ये सारे। लेकिन जब मेन रूब्रिक्स आ जाते हैं तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मेन कॉन्क्रीट रूब्रिक जब सिलेक्ट हो जाता है तो फिर मैं उसको 2-3 रूब्रिक में अगर रेमेडी आ जाती है तो ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ। लेकिन कॉन्क्रीट रूब्रिक होने चाहिए जो हमारे 2-3 रूब्रिक पे या सिंगल रूब्रिक पे प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग। तो वो इतना कंफर्म्ड होना चाहिए कि वो हम उसका इनकार ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ज्यादा रूब्रिक्स की जरूरत नहीं हुई इस रेमेडी में। और आज तो काफी ग्रोन अप है उसका, उसकी बच्ची, बेबी। और फॉर्चुनेटली उसकी भी ट्रीटमेंट करने का मौका मिला मुझे कई बार एज ए पेडियाट्रिक केसेस। तो उसकी भी रेमेडी ऑलमोस्ट, हर बार नहीं लेकिन ऑलमोस्ट बेलाडोना ही आती है। ये क्या है, जेनेटिक्स है क्या है, गॉड नोस। लेकिन कहीं बार, मोस्ट ऑफ मैंने समझे कि 10 बार अगर लेकर आई है तो 8 बार बेलाडोना आया है उसके। और अलग अलग शेड्स में है, ऐसा नहीं एक ही रूब्रिक, एक ही सेट ऑफ रूब्रिक्स आता था, अलग अलग शेड में बेलाडोना ही आता था। अब बेलाडोना के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में हम चर्चा कर लेते हैं, शॉर्ट में रूब्रिक्स के साथ, और उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। तो बेलाडोना को ये क्या होता है कि क्रेडुलस होता है, ये करता है वो करता है, जिसने जो बताया वो करता है। तो यानी इतनी हद तक वो डेलीरियस स्टेट में चला जाता है कभी कभी, यानी ऑब्जेक्ट्स, वॉल के ऑब्जेक्ट्स गैदर करने में, के आसपास वाले भी यार उसको बोलने लगते हैं, यार क्या
क्या है भाई, तो यार ये मत करो, तो उसमें भी वो फिर चिढ़ जाती है, वो भी पसंद नहीं आता उसको बेलाडोना को। एडमोनिशन एग्रावेट काइंडली वन, मतलब छोटी सी सॉफ्टली भी हम अगर कहेंगे तो वो उसको पसंद नहीं आता, वो छिड़ जाती है या छिड़ जाता है। एक रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, जो काफी इनफर्टिलिटी के केसेस में हमें काम आता है कि एक दवाई की नहीं या डिसअपॉइंटमेंट हो गया। दूसरा, अब ये जो मैं अब रूब्रिक्स की शॉर्ट में जो हमारे सामने बार बार आते हैं, इस केस से रिलेटेड नहीं है, हमारे सामने बार बार आते हैं तो उसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा। कभी पेशेंट हमें कहते हैं कि यानी फर्स्ट फॉलो, अभी रिसेंटली मैंने इस रूब्रिक को समझाया हुआ है हमारे पेड कोर्स में, जो हमारी सीरीज चल रही है पेड कोर्स की, उसमें शायद समझाया हुआ है और यहाँ भी समझा देता हूँ कि जब पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि सेकंड टाइम आता है, फर्स्ट टाइम हमने दवा दे दिया, सॉरी लेट मी ड्रिंक सिप ऑफ वाटर। When the patient comes in second follow-up and says, "Doctor, please give me some good medicines or some better medicines." डॉक्टर मुझे कुछ अच्छी मेडिसिन दीजिए। अच्छा, सॉरी आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, एक मिनट। हाँ, वेट, जस्ट वेट। क्या बेटा? Sorry for interruption. This is interruption. Again, I am explaining. इंटरप्शन हम रूब्रिक लेते हैं ना, इंटरप्शन एग्रावेट्स, तो इसमें इतना इंटरप्शन से अगर जिसके भी मतलब यार ये क्या है यार, ऐसा अगर दिमाग में आया या मायूस हुआ या गुस्सा हुआ, तो वो इंटरप्शन एग्रावेट्स आता है रूब्रिक्स। हाँ, तो पेशेंट ये कहता है कि मुझे अच्छी दवाई दो डॉक्टर साहब, कुछ अच्छी भारी दवाई दो, या कुछ नई दवाई दो, या कुछ महंगी होगी तो चलेगी लेकिन स्टैंडर्ड दवाई दो। तो इस तरीके का जब पेशेंट कहता है कि कुछ अच्छी दवाई दो डॉक्टर साहब, तो जब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद उसको अच्छा नहीं होता, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में जब ये कहता है, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में अगर ये कहेगा तो फिर रूब्रिक अलग आएगा, लेकिन सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में अगर ये कहता है कि डॉक्टर साहब दवाई अच्छी दीजिए, दवाई थोड़ी स्ट्रॉन्ग दीजिए, इसका क्या मतलब है? इसके लिए कौन सा रूब्रिक लाएंगे, कोई बताएगा? जिसको पता है वो ना बोले, जिसको मेरे उस लेक्चर में जिसने सुना है, जिसको पता है वो ना बोले, लेकिन जिसको पता नहीं है वो बताए। Hello, sir. Carrot desired fast. Carrot desired to be fast. Carrot desire और fast. Hello. हाँ जी बोलिए। Hello. Ordinary engaged in जी मिर्जा सर आप 2 मिनट म्यूट हो जाइए, मिर्जा सर म्यूट हो जाइए। और हाँ, स्मिता कुरुंडवाल मैडम जो हैं वो बोलिए, फिर इसके बाद मिर्जा सर बोलेंगे। हाँ मैडम, स्मिता मैडम बोलिए। हाँ, delusion ordinary business he is engaged in. हाँ, क्यों ऐसा क्यों लिया इसको?
सर उसको ऐसे लगता है कि जो दवाई हम लोगों ने दी है वो एकदम ऑर्डिनरी है, कुछ फर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो अच्छी दवाई मांग रहा है अपने पास। ये एग्जैक्टली यही है। कांग्रेट्स, अच्छा फील पकड़ा। यही फील है कि वो पेशेंट मांग क्यों रहा है अच्छी दवाई, हमने तो दवाई दी है, और मांग ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके पीछे जाना है। डॉक्टर साहब अच्छी दवाई दो, तो हमारे दिमाग में पहले स्ट्राइक होना चाहिए कि ये अच्छी दवाई क्यों नहीं मांग रहा है। तो उसके बैक में जाएंगे कि ये अच्छी दवाई मांग रहा है, इसका मतलब ये है कि लास्ट वाली दवाई अच्छी नहीं थी और कुछ असर ही नहीं किया है। तो एक चीला चालू चालू आइटम लगी उसको। अब ये क्या कर रहा है, अच्छी दवाई मांग रहा है, यानी कि इसको ऐसा है कि अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। ये परस्यूइंग यानी परस्यू कर लिया ना उसने, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्ट, अगर फर्स्ट कंसल्टेशन में हम इस रूब्रिक को नहीं सिलेक्ट करेंगे, उसमें उस अगर फर्स्ट बार अपना कंसल्टेशन है तो उसमें अगर पेशेंट ऐसा कहता है तो फिर उसके पीछे अलग अलग भावनाएं होगी और उसके पीछे हमें जाना होगा। एक बहुत ही बढ़िया सा रूब्रिक मैं बताता हूँ। चलो मैं वर्जन देता हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे ये मैंने सक्सेसफुली अप्लाई किया है, कहीं केसेस में अच्छा रिजल्ट मिला ही है। लैट्रिन जाने की हाजत होते, दूसरे भी सेंसेशंस हो सकते हैं कि खांसी का भी हो सकता है या भूख का हो सकता है, लेकिन लैट्रिन का मुझे खास मेरे सामने आया हुआ है। तो जब लैट्रिन जाने की हाजत होती है, ऐसा लगता है कि मुझे लैट्रिन पास मतलब स्टूल पास करना पड़ेगा, टिनेस्मस हो रहा है या अर्जिंग हो रहा है लैट्रिन जाने के लिए। लैट्रिन जाके बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि जन अब होगा ही, पेट साफ होगा ही। लैट्रिन जाके बैठता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। इसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे, किसी को याद है? आगे बताया हुआ है मैंने। रिवीजन हो रहा है भाई। हाँ, इज एनीबॉडी देयर? खासकर ये स्टूल वाला मामला सामने ज्यादा आता है। दूसरी चीजों में मैंने अप्लाई नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मेरे सामने जितने भी आए इस टाइप के और इसी वर्जन में मैंने अप्लाई किया लैट्रिन वाले में। कि लैट्रिन लगता है पेशेंट को कि लैट्रिन होगी, स्टूल पास होगा, जाना ही पड़ेगा, टिनेस्मस होता है अंदर, अर्जिंग फॉर स्टूल होता है, और फिर जब जाता है तो होता नहीं है। चलो ठीक, किसी को पता नहीं है, याद नहीं है किसी को? ये रूब्रिक है डिल्यूजन सेंसेशंस मिसप्रेजेंट्स हिज। डिल्यूजन मिसप्रेजेंट्स हिज सेंसेशन, मिसप्रेजेंट करता है। लैट्रिन की हाजत हुई, यानी होने वाला नहीं है, लेकिन बॉडी मिसप्रेजेंट करता है सेंसेशन को कि होगी होगी, जा तू होगी, वो जाता है कुछ नहीं होता, तो ये मिसप्रेजेंट होता है। उसके बाद एक रूब्रिक कॉमन है, फियर एस्केप विद, अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ज्यादा टाइम हो जाएगा। फियर एस्केप विद डिजायर टू। ये जब डर लगता है पेशेंट को किसी भी बात का तो भागना चाहता है, तो उसमें पेशेंट ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं कि साहब पेट में दर्द तो या कोई भी बीमारी का बोलेगा, मुझे तकलीफ तो है, अभी तो इतना नहीं है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे तकलीफ हो जाए, तो मुझे मेडिसिन भी पहले से ही खा लेता हूँ, मुझे चाहिए पहले से ही, यानी ऐसी मेडिसिन दे दो कि वो होए ही नहीं। तो ये है फियर विथ एस्केप डिजायर टू। एक रूब्रिक है जो कॉमनली हमारे सामने आने वाला है, डिल्यूजन स्ट्रेंथ फेमिलियर थिंग सीम स्ट्रेंज। यानी पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब ये तकलीफ पहले हुई है लेकिन ऐसी नहीं हुई है,
ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। पहले मुझे पेट में दर्द हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन इस टाइप का दर्द तो कोई अजीब सा है, मुझे ऐसा तो हुआ नहीं है कि खांसी हुई। मेरे को खांसी होती है, हर सीजन में खांसी होती है, सबको होती है, मेरे को भी होती है, लेकिन ये टाइप की खांसी तो पहली बार देखी। कभी कभी देखा ना, तो फेमिलियर है ना, कॉफ फेमिलियर है, लेकिन आज इसको स्ट्रेंज लग रहा है कि यार ये स्ट्रेंज है। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, यानी जो एम्बिशन लेके चलाए वो पूरी नहीं हुई, तो उसके वजह से एलिमेंट्स खड़े होते हैं, डिप्रेशन आता है, सैडनेस आती है, एंग्री, यानी मेंटल स्टेट चेंज होता है, या बॉडी में कोई तकलीफ शुरू होती है। तो ये खास इनफर्टिलिटी के इस बेलाडोना केस वाले में भी यूजफुल था और था। तो एम्बिशन उसके डिसीव हुए, प्रेगनेंसी की मतलब शादी करती है औरत तो ऑलमोस्ट, जो औरतों की तो यही एम्बिशन होती है ना, औलाद हो, और वो औलाद के लिए ट्राई करती है, उसके डेट्स कैलेंडर मेथड से भी इंटरपोज करते हैं, लेकिन फिर भी एम्बिशन डिसीव होती है, और फिर वो डिप्रेशन में अगर जाती है, या कोई और उसके उसी की वजह से, इनफर्टिलिटी की वजह से उसको तकलीफें होने लग, मतलब साइकोलॉजिकल हो या कुछ भी, तो ये रूब्रिक लिया जाता है। एक रूब्रिक मैंने एक बच्चे को देखा था, इसलिए मुझे याद आया, इसलिए मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स ऑफ स्टार विद स्टार्टिंग, यानी चमक जाता है, अगर कोई उसके पास आता है तो एकदम से डर जाता है। तो ये बेलाडोना का रूब्रिक है, और स्ट्रेमोनियम का भी सेम स्टेट होता है कि वो डर जाता है और किसी से क्लिंग कर जाता है। तो ये एक स्ट्रेमोनियम का रूब्रिक जो क्लिंग भी करता है डर के मारे। और फैनिंग सिक टू बी, उसको हम जनरली जब ढोंग रचता है बीमारी का तब हम लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखा गया है कि पेशेंट सिक तो है, लेकिन सिक दिखाना भी है उसको, तो ये फैनिंग सिक टू बी, इसको भी कंसिडर किया जाएगा। जैसे मेरे अभी रिसेंटली शायद एक केस पोस्ट हुआ था, उसमें ये रूब्रिक था, मुझे याद नहीं अभी। उसमें पेशेंट आराम से बैठा है, बीमार तो है, आया है तो कुछ तो है। तो जैसे ही मैं एंटर हो, मैं आया, हाँ डॉक्टर साहब ये बहुत दुख है, ये डॉक्टर साहब मेरी ये, यानी उसमें दूसरे रूब्रिक्स आए एलिमेंट वगैरह, लेकिन ये एक फैनिंग से, क्योंकि आराम से बैठा हुआ था, कई बार वेटिंग में तो आराम से बैठना, और फिर आ गया यार ये दुखता है वो, यानी अपनी सिकनेस को डॉक्टर तक पहुंचाना चाहता कि भाई डॉक्टर साहब मैं सीख हूँ, देखो आप देखो मैं एक्टिंग भी करता हूँ, यानी वो बीमार होने की यानी एक्टिंग भी करके दिखाता है कि मैं, मुझे दर्द हो रहा है। गेस्चर्स में ऑटोमेटिक, यानी कोई चीजें ऑटोमेटिक होती है, जैसे इसमें टिक्स वाला भी आएगा रूब्रिक, ऐसे कुछ लोग करते हैं, और इसमें गेस्चर्स स्पास्मोडिक वगैरह सब आते हैं रूब्रिक्स। और एक खासकर मैंने एक सर हिलाने वाले ऐसे, ऐसा बस उसके गर्दन ऐसे, साइको पेशेंट थी, एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट्स चालू थी उसकी, तो ये चालू था, तो बेलाडोना से बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था। एक रूब्रिक है फियर ऑफ, आज के सेशन का लास्ट रूब्रिक मैं बता रहा हूँ। फियर बेड न्यूज ऑफ हियरिंग, डॉक्टर साहब मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास, तो हम फौरन लाइट सन एवर्जन ले लेते हैं, लेकिन क्यों भाई क्यों नहीं जाते, तो फिर डॉक्टर कोई वहम डाल देगा, कोई बीमारी का वहम डाल देगा, इसलिए नहीं जाता। या रिपोर्ट्स नहीं करवाते तो ये लाइट सन्स, लेकिन क्यों सन करता है, इसलिए हमें बेसिक रूब्रिक तक जाना है। तो उसमें क्या होता है, क्या फियर बेड, यानी डॉक्टर कुछ रिपोर्ट देख के बताया कि आपको ये बीमारी है, आपको ये बीमारी है, तो ये बेड न्यूज ही हुआ। कोई बीमारी डायग्नोस होती है तो ये बेड न्यूज ही हुआ। तो फियर बेड न्यूज ऑफ हियरिंग, इस टाइप का अगर वर्जन है तो इसमें बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम दोनों का एक बहुत ही बारीक फर्क है। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये, तो स्ट्रेमोनियम में क्या होता है, स्ट्रेमोनियम एक स्टेज में लाइट सन्स में भी रहता है, वो कौन से स्टेज में लाइट सन्स में रहता है उसकी डिस्कशन
हम करेंगे कभी। तो स्टेमोनियम को क्या होता है कि जब ये अपनी बीमारी को ग्रोप करता है, क्या है क्या है क्या है, बेलाडोना प्रिवोलोस रहता है, और बाद में तो फिर उसकी भी हवा निकल जाती है, गैलोस दिखते हैं उसको, यानी अब गए, वो स्टेज भी आता है बेलाडोना का। तो बेलाडोना को फियर ऑफ बैड न्यूज ऑफ हियरिंग होता है कि भाई इसलिए वो नहीं चाहता कि नहीं यार कुछ डॉक्टर वहम डाल देगा। स्ट्रेमोनियम का इससे इस बात में स्ट्रेमोनियम का उल्टा है। इस मामले में स्ट्रेमोनियम का क्या हाल है, स्ट्रेमोनियम को अच्छा लगता है कि हाँ चलो बीमारी तो हो गई, लाइट तो मिल गया, डार्कनेस से गिरावट कर रही थी, और फिर वो उसमें बीमारी के लिए ग्रोविंग भी कर रहा था कि ये बीमारी है वो बीमारी है, ये रिपोर्ट्स निकलवाए वो रिपोर्ट्स निकलवाए, इसके पास डायग्नोसिस करवाए, इस सिस्टम के डॉक्टर के पास डायग्नोसिस करवाए। तो वो ढूंढता रहता कि अपनी बीमारी क्या है। और फिर जब उसको लाइट मिल जाता है कि भाई आपको डायबिटीज के हिसाब से आपको तकलीफ हो रही है, तो फिर वो खुश हो जाता है। हाँ लाइट मिल गया ना तो खुश हो जाता है कि हाँ चलो इलाज तो होगा, क्योंकि बीमारी डायग्नोस हो गई तो इलाज फिर आसान है। स्टेमन इसमें खुश हो जाता है। बेलाडोना तो एवर्जन विजिट्स 2 में है, और जैसा भी मेरा रूबरी होता है फेयर बेड न्यूज ऑफ हियरिंग, इसलिए कभी कभी तो वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता है। तो ये आज का सेशन इधर ही एंड करते हैं, और हम इसी तरीके से ये रूब्रिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है जो प्रैक्टिकली हमने फील किया है, और वो प्रैक्टिकली जो हमने अप्लाई किए हैं, हमने हमारे क्लिनिक से समझे हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेड में समझे हैं, ऐसे रूब्रिक्स की व्याख्या वगैरह हम करते रहते हैं। हमने एक पेड ग्रुप की हमारी सीरीज चल रही है, तो हम उसके अंदर मंथली हमारे 3-4 मेंटर्स है, और एवरी वीक हर एक डॉक्टर का सेशन रहता है। तो आप भी ज्वाइन कीजिए, अशोक भाई से कांटेक्ट कीजिए, और हैव अ गुड नॉलेज, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। अशोक भाई माइक छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। गुड नाइट तो आल, और दोबारा गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए आप सब से विदा लेते हैं, और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हॉरिजन ग्रुप के साथ आगे बढ़ते रहिए। होप इज थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, सबको।